हेलो 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 दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, हम लोग हमारा प्यारा कारवां हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जोरदार तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 7 लेक्चर कर चुके हैं, उसमें ढेर सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 4 के जो 8 स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग का देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वो भी खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट वो भी खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 एसेट 230 डॉक्यूमेंटेशन वो भी हम लोग कर चुके हैं। 11 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। और आज हमारे टारगेट में है ऑडिट रिपोर्ट का एसएस 700 और 701। और अगर जमे तो हो सकता है थोड़ा इससे हम लोग ज्यादा भी आगे बढ़ेंगे। आई होप यू गाइज आर लविंग दिस सेशंस, एंजॉइंग दिस सेशंस। ठीक है, जरूर से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, जैसे ही लेक्चर हो जाता है कमेंट सेक्शन में जाइए। जो लोग लाइव देख रहे हैं लेक्चर होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाइए, और जो लोग रिकॉर्डेड बाद में देख रहे हैं जैसे ही आपका मन करे इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में जाके आपकी जो प्यारी प्यारी बातें हैं, आपके जो बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं, जरूर डालें, लाइक करें। और ये जो सीरीज हमारी चल रही है, एक बहुत ही प्यारी सीरीज हमारी चल रही है रैपिड रिवीजन 4.0, इसके बारे में सबके साथ में जरूर शेयर करिए। और आप लोगों को बता दें कि हम लोग गिव अवे भी लेकर आए हैं। ठीक है, हम लोग गिव अवे भी लेकर आए हैं फाड़ू चार्ट बुक का, वो भी जरूर आप देखिएगा। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ओपन है, बहुत सारा प्यार उसमें मिल रहा है। डू गो फॉर इट नाउ गाइस। चलिए आज के एजेंडा पे हम लोग आते हैं। एसएस 78701। अभी मेरा प्रेस्टीज पॉइंट जाना नहीं हो रहा है। आई एम नॉट अवेलेबल एट प्रेस्टीज पॉइंट एज ऑफ नाउ। मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ प्रेस्टीज पॉइंट पे दोस्तों। लेकिन कुछ हो तो मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास में रहता है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन सिंपली पुट अ व्हाट्सएप टू मी 9096000033 पे आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। इग्नू के बारे में फटाफट मैं बता दूं, कि इग्नू और सीए इंस्टीट्यूट का जो टाइप है वो रिवाइज हुआ है, वो चेंज हुआ है। तो इग्नू भी कुछ नया करेगा, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। उनके फिजिकल ऑफिस में जाइए, उनके फिजिकल ऑफिस में जाकर उनसे बात करिए। मुझसे बात करके कुछ नहीं होगा। फिजिकल गूगल मैप्स पे जाइए, फिजिकल ऑफिस हर जगह पे इग्नू के अवेलेबल है, वहां पर जाके उनसे बात करिए। ठीक है, कि भाई नया कोर्स वो कब लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कोर्स आगे पीछे भी लॉन्च होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अभी थोड़ी हमको एग्जाम देनी है, इमीडिएटली थोड़ी हम लोगों को एग्जाम देनी है। वी डोंट हैव टू डू इट ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज है हम लोग टाइप्स ऑफ एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम जानते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स और जो फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है उसको बनाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ। बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में होते हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क को लगाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में हम लोग दोस्तों उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, और फिर दूसरा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे फॉर्मेट जो पब्लिक एट लार्ज के लिए सुटेबल है, सबके लिए जो सुटेबल हो, फिर वो गवर्नमेंट हो, वो शेयर होल्डर्स हो, वो फाइनेंसर्स हो, वो एम्प्लॉइज हो, अथॉरिटीज हो, सबके लिए सुटेबल है वो इंफॉर्मेशन, सबको ध्यान में रखकर इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी जाती है। ऐसे फ्रेमवर्क को बोला जाता है दोस्तों जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। एएस प्लस शेड्यूल 3 जो छोटे कम लगता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, इंडेस प्लस शेड्यूल 3 इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, आपका यूएस गैप इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, आईएफआरएस इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, आपका एएस प्लस बैंकिंग रेगुलेशन इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड सो ऑन, उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बोला जाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बने हैं तो ऑडिट रिपोर्ट एसएस 700 के हिसाब से बनती है। वापस सुन लो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं तो ऑडिट रिपोर्ट एसएस 700 के हिसाब से बनती है। लेकिन एक आता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क।
स्पेसिफिक कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फ्रेमवर्क बना है, जो प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट बने हैं कुछ ही लोगों के, स्पेसिफिक लोगों के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सुटेबल फॉर फ्यू। हम अगर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्पेशल पर्पस के ऊपर हम लोग आते हैं। एक एग्जांपल, सपोज कंपनी के लेंडर्स बोलते कि आप कंपनी के लेंडर्स बोलते भाई एक काम करो, एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाओ, लायबिलिटीज को पेएबल वैल्यू पे लाओ, और आप कैश बेसिस पे बैलेंस शीट पेनल बनाकर हमको दो। कैश बेसिस पे बैलेंस शीट पेनल बनाकर दो कि आज अगर कंपनी को लिक्विडेट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा देना पड़ेगा, नेट हाथ में कितना आएगा वो बताओ। इससे हमको समझ में आएगा कि भैया हमको हमारे पैसों की रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही। खास ये बनाकर हम देंगे लेंडर्स को कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, कैश बेसिस पे एनालिसिस चाहिए, सिर्फ उनके लिए सूटेबल है ये, बाकी लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये स्पेशल पर्पस होगा। ठीक है, फिर आपका इसरो, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, इसरो एक पेज का मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है कि एक पेज का आप, ठीक है, एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का बस नोट्स टू अकाउंट, कुछ भी नहीं, एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का पीएनएल, बस इतना ही चाहिए ताकि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। इतना बनाकर दो, मिनिस्ट्री ने इतना बनाने को बोला है, इतना बनाकर हम इसरो को दे देते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई जो टेलीकॉम कंपनीज है ये लोग कॉलमनर, ठीक है, हमारे पूरा इंडिया मेरे ख्याल से 7 टेलीकॉम सर्कल्स में बटा हुआ है, टेलीकॉम सर्कल्स के अंदर बटा हुआ है, तो आप 7 कॉलम में इंफॉर्मेशन दीजिए। ट्राई बोलता है 7 कॉलम में इंफॉर्मेशन दो ताकि हम लोग तय कर सके कि भाई आपके लाइसेंस फी कितनी होनी चाहिए एंड सो ऑन। वो सिर्फ ट्राई के लिए सूटेबल है, बाकी लोग कुछ काम करनी है एंड सो ऑन। जर्मनी में हेड ऑफिस कंपनी बैठी है, बोलती है हमारी 100 सब्सिडरीज है पूरी दुनिया में, कंसोलिडेट कैसे करें, सबके फॉर्मेट अलग है, तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया कि ये फॉर्मेट ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा उन्होंने बनाया, और उन्होंने बोला कि सारी की सारी 100 सब्सिडरी ये प्रिंसिपल्स और ये फॉर्मेट में चीजें बनाकर हमको देंगे ताकि हम कंसोलिडेशन कर सके। ये सिर्फ उनके काम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाए। जनरल वापस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, लेट्स फिक्स गाइस, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे फॉर्मेट जो स्पेसिफिक लोगों के लिए बने, उनकी रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए बने हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एग्जांपल के तौर पे लेंडर्स बोलते हैं कैश बेसिस पे करके दो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसरो में मिनिस्ट्री बोलता है एक पेज में बना कर दो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ट्राई में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलती है कि 7 कॉलम में चीजों को बना के दो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जर्मनी का एचओ बोलता है कि भैया कंसोलिडेशन के लिए सब लोग ऐसा बनाकर देंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बन रहे होंगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बन रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे 700 भी लगाना पड़ेगा और ऐसे 800 भी लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्लाई बोथ, आपको 700 भी लगाना पड़ेगा और आपको 800 भी लगाना पड़ेगा, दोनों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आते हैं वापस फ्रेमवर्क को। देखो जिस तरीके से फ्रेमवर्क बदला तो ऑडिट रिपोर्ट को जो लगने वाले स्टैंडर्ड है वो बदल गए, ऑडिट रिपोर्ट को लगने वाले स्टैंडर्ड बदल गए, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए फिर उसके बाद में एफआरएफ को और बांटा जाता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम। इसको क्लासिफाई करने का और एक तरीका है, जैसे क्लास को हम बोल सकते क्लासिफाई कर सकते गर्ल्स एंड बॉयज में, फिर हम उसको और एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बैक बेंचेस एंड फ्रंट बेंचेस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। इस ये भी क्लासिफाई करने का एक तरीका है, बैक बेंचेस, मिडल बेंचेस एंड फ्रंट बेंचेस। ठीक है, तो और एक क्लासिफाई करने का तरीका है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सर क्या होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? ऐसे प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट जो बोलते हैं कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजर को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर जानकारी मिले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके लिए अगर इसके लिए तुमको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने नोट्स टू अकाउंट्स में दे दो, एडिशनल डिस्क्लोजर्स, अगर तुमको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने नोट्स टू अकाउंट्स में दे दो, अगर तुमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की किसी रिक्वायरमेंट को अमेंड करना है, कुछ अलग करना है, वो भी अलाउड है। अगर कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
दोनों में से कोई भी एक परमिशन देता है, एडिशनल डिस्क्लोजर की परमिशन देता है, या फिर फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को बदलने की परमिशन देता है ताकि लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे, ऐसे फ्रेमवर्क को दयावान फ्रेमवर्क बोलते हैं, महान फ्रेमवर्क बोलते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बोलते हैं भैया ये मिनिमम डिस्क्लोजर है, और कितना डिस्क्लोजर देना चाहते दो। इंडिया का शेड्यूल 3 बोलता है अगर आप चाहो तो अपने मन से एक आध लाइन आइटम ऐड कर सकते हो, लाइन आइटम की हेडिंग को बदल सकते हो फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। कितने दयावान लोग हैं, कितने महान लोग हैं। इंडिया का फ्रेमवर्क तो दोनों परमिशन देता है, तो ये दोनों में से कोई भी एक परमिशन अगर कोई फ्रेमवर्क दे दे और बोले लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, लोगों को न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, ऐसे फ्रेमवर्क को हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हमारे ओपिनियन के वर्डिंग्स थोड़े बदल जाते हैं। हम लोग सबसे पहले बताते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं? एएस और शेड्यूल 3 मतलब कंपनीज एक्ट, एएस प्लस कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं? इंडेस प्लस कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं? एक कदम जाके और हम बोलते हैं वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हम लोग फेयरनेस में भी कमेंट करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में नॉर्मल कमेंट करने के बाद में हम एक कदम आगे जाकर फेयरनेस के ऊपर भी कमेंट करते हैं। वी कमेंट ऑन फेयरनेस ऑल्सो। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर दोस्तों, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर जब जो फ्रेमवर्क ऐसी परमिशन ही नहीं देता, ना एडिशनल डिस्क्लोजर की परमिशन देता है नोट्स टू अकाउंट्स में, ना फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट को बदलने की परमिशन देता है, ऐसी कोई परमिशन ही नहीं देता। अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये परमिशन ही ना दे, अगर कोई परमिशन ना दे, ठीक है, तो फिर हम लोग सिर्फ इतना बोल के बाहर हो जाते हैं भाई वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। जब फ्रेमवर्क ही इतना रिस्ट्रिक्टेड है तो मैं ओपिनियन एकदम रिस्ट्रिक्टेड देकर आ जाता हूं एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। तो इससे हमको ये समझा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में एक कदम आगे जाके और बताया जाता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क देख चुके हम लोग, जनरल वर्सेस स्पेशल देख चुके हम लोग, फेयर प्रेजेंटेशन वर्सेस कंप्लायंस फ्रेमवर्क हम लोग देख चुके। आइए नाउ आइए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन। भाई दो तरह के ओपिनियन, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। हम ऑडिट करने गए और ऑडिट करने जब हम गए हमको सभी इंफॉर्मेशन मिल गई। वी गॉट ऑल द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमको सारी जानकारी मिल गई, हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, सारी जानकारी मिल गई। प्लस जानकारी मिलने के बाद जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को से चेक किया, ठीक है, नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला। अगर ये दो चीजें एकदम सही चल रही है तो हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन कभी कभी हमको हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स को बदलना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। हम ऑडिट करने गए, वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। या फिर दूसरा, हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, दोनों में से एक भी कारण होगा तो हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारा ओपिनियन एज पर एसए 705। तो हमको कब मॉडिफाई करना पड़ता है, कब अनमॉडिफाइड रखना पड़ता है, वो भी हमने देख लिया। अब आइए इस एसे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर एसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, दैट इज फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले बात बोली है, सबसे पहले क्या बात बोली है? सबसे पहले ये बात बोली है कि ऑडिट रिपोर्ट आपकी राइटिंग में होनी चाहिए। योर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन राइटिंग। सबसे पहले तो राइटिंग में होनी चाहिए, भाई कॉमन सेंस है ये तो, लेकिन ऐसे के अंदर लिखा हो ये बात आप समझ लेना। अब आइए टाइटल, टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद में एड्रेसी, एड्रेसी क्या होना चाहिए? एड्रेसी में साफ साफ टू एज पर, भाई कंपनीज एक्ट जो लग रहा है उसको फॉलो कर लो, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आज के डेट में यही सबसे ज्यादा पॉपुलर, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब ऑडिट रिपोर्ट जो है ना दो पार्ट्स में बटी हुई है। ऑडिट रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आ जाइए, दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। कितने इंटेलिजेंट है सर आप, पार्ट 1 पार्ट 2, क्या बात है, अलग ही लेवल का आपका नॉलेज है। ठीक है, नाउ देखिए जनरल में भी, जनरल के अंदर भी फेयर और कंप्लायंस हो सकते हैं, और स्पेशल के अंदर भी फेयर और कंप्लायंस दोनों हो सकते हैं। करेक्ट, मतलब
आपने आई होप आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होगी इस चीज को लेकर जो मैं बोल रहा हूँ। बस क्लासिफाई करने के दो तरीके, जैसे क्लास है गर्ल्स और बॉयज में भी डिवाइड कर सकते हैं, और आपके फ्रंट बेंच, मिडल बेंच और बैक बेंचर में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट? तो क्लासिफाई करने का एक तरीका है, क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका है। आर यू गेटिंग? इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जनरल में भी आपको फेयर और कंप्लायंस मिल सकते हैं, स्पेशल में भी आपको फेयर और कंप्लायंस दोनों मिल सकते हैं। आइए, अगर हम बात करते हैं पार्ट वन पार्ट टू की। पार्ट वन को बोलते हैं रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें ओपिनियन दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की जाती है। ये पूरे दुनिया में स्टैंडर्डाइज है। ये पूरे दुनिया में ये ये पूरे दुनिया में स्टैंडर्डाइज है दोस्तों, अक्रॉस द वर्ल्ड सेम है, ताकि उनकी रिपोर्ट हम समझ सके और हमारी रिपोर्ट वो समझ सके। अगर मैं पार्ट टू की बात करूं, ठीक है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर मैं पार्ट टू की बात करूं ना दोस्तों, ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हर देश के अपने लोकल कानून है। इंडिया में इंडिया का है, यूएस का यूएस में है, जापान का जापान में है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में है। लोकल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ के हिसाब से जितनी भी बातें हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी, अगर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन हमको ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखने को बोलता है, कुछ नई बातें लिखने को बोलता है, ठीक है, तो वो बातें लिखी जाती है पार्ट टू में। पार्ट टू पूरे दुनिया में अलग है, हर देश के अपने लोकल नियम कानून है, तो हर देश में ये सेकंड पार्ट में लोग अपने अपने लॉ के हिसाब से बातें लिखते हैं, ठीक है। और हर हर सेक्टर में, हर एंटिटी को ऐसा कोई लॉ लगे जो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखने को बोले, जरूरी नहीं है। कहीं पे ये पार्ट आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटर को कोई लॉ नहीं लगता तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में सेकंड पार्ट नहीं आता। पार्टनरशिप को ऐसा कोई लॉ नहीं है तो उसका सेकंड पार्ट ऐसा नहीं आता। कंपनीज में बहुत सारी बातें बोली रिपोर्ट में ये लिखो, तो वहां पे आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेकंड पार्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक सादी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पे आपको हो सकता है देखने को ना मिले। तो सेकंड पार्ट हर जगह पे हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से जितनी भी बातें बोलनी पड़ती है वो दूसरे पार्ट में आती है। तो दो पार्ट है, पार्ट वन, पार्ट टू। आइए 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 आइए, पार्ट वन। सबसे पहले पार्ट वन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जहां पे हम लोग ओपिनियन और उससे रिलेटेड बातें करते हैं। सबसे पहला पार्ट वन के अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन हेडिंग आएगी, हेडिंग आएगी आपकी ओपिनियन। उसके बाद में पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन। हम इसको इनिशियल कंटेंट बोल सकते हैं, वहां पे लिखा आता है, ठीक है भाई। पहली बार कोई बंदा सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर लिखा आता है कि भाई हमने कंपनी, भाई किस चीज की रिपोर्ट लिखा आता है, वी हैव ऑडिटेड, बताया जाता है कि भाई किस चीज की रिपोर्ट है, हमने ऑडिट किया है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर कौन सी कंपनी, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, कौन सी कंपनी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें भी कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो बताते, खास बताते नोट्स टू अकाउंट्स कवर किए कि नहीं किए। और फाइनली ये भी बताते हैं कि कौन से साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कौन से डेट की है, आपका पीएनएल कौन से ईयर का है, ये उसमें बताया जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है ऑडिटर्स ओपिनियन, और वहां पे इनिशियल कंटेंट आता है। हम बताते हैं हमने ऑडिट किया है, हमने कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, कौन से स्टेटमेंट्स हमने उसमें कवर किए हैं, क्या नोट्स टू अकाउंट्स कवर किया है, और फिर बाद में हम उसका डेट और टाइम पीरियड भी बताते हैं। इनिशियल कंटेंट के बाद में अल्टीमेटली हम लोग ओपिनियन देते हैं। आफ्टर इनिशियल कंटेंट, ठीक है, पूरा का पूरा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, पूरा का पूरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू विल नॉट, पूरा का पूरा फॉर्मेट कोई पूछता नहीं है, उसमें से एक कोई पोर्शन पूछ लेता है, दे आस्क द पोर्शन, कि भाई से कोई ना कोई सिर्फ पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। आइए, तो आगे हम लोग बोल रहे थे, अब फाइनली वर्डिंग्स। अब इनिशियल कंटेंट के बाद में मुद्दे की बात, सबसे बड़ी मुद्दे की बात, ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन बताया जाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बने हैं तो हम लोग ओपिनियन देते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क होगा उसके हिसाब से है कि नहीं। पूरे दुनिया को बताते हैं कि भैया एएस प्लस शेड्यूल 3 के हिसाब से है कि नहीं, इंडियस प्लस शेड्यूल 3 के हिसाब से है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कदम आगे जाके और बताते हैं
इसके बाद हम लोग एक कदम आगे जाके और बताते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको बोलने का और एक तरीका है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये भी उसको बताने का और एक तरीका है। ठीक है, ये भी उसको बताने का और एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो वर्डिंग है ट्रू एंड फेयर ही है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो किया ना, वो तो बताते ही है, एक कदम आगे जाके ये भी बताते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, नाउ कंप्लायंस फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही बात बताते हैं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ना, इतना बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस फ्रेमवर्क फॉलो किया कि नहीं इतना बोल के आगे बढ़ जाओ। अब आइए बेसिस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं हम लोग। अब ओपिनियन सेक्शन के जस्ट नीचे आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। उसकी बाकायदा हेडिंग रहती है, उसकी बाकायदा हेडिंग रहती है बेसिस, उसकी बाकायदा हेडिंग रहेगी दोस्तों, बेसिस ऑफ ओपिनियन। हेडिंग के अंदर हम लोग 4 बातें करते हैं। लोगों ने हमारे ओपिनियन पे विश्वास करना चाहिए, इसलिए 4 बातें करते हैं। पहली बात करते हैं, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो टीम है, ऑडिटर उसकी जो टीम है, वो एथिकल है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और साथ में वो इंडिपेंडेंट है। भरोसा करिए हमारे ऊपर, क्यों? क्योंकि हम लोग एथिकल भी है और हम लोग इंडिपेंडेंट भी है। दूसरी बात, हम लोगों ने हमारा ऑडिट किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएस के हिसाब से हमने हमारा ऑडिट किया है, हमारे ऊपर पूरा विश्वास करिए। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपको डिटेल में समझना है कि हमने ऑडिट कैसे किया है, तो जाइए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है, वहां जाकर पढ़िए कि हमने कैसे ऑडिट किया है। और फाइनली हम सबको अश्योर करना चाहते हैं कि ये जो हमने ओपिनियन दिया है, इसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है। ये जो ओपिनियन दिया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फाइलें भर भर के हमारे पास में एविडेंस है। लोगों ने हमारे ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए बेसिस ऑफ ओपिनियन में 4 बातें बोलते हैं। हम एथिकल इंडिपेंडेंट है, हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम किया, कैसे काम किया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में देख लो, और ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, अब अगर जरूरत पड़ी गोइंग कंसर्न पे अगर खतरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसे 570 में। अगर जरूरत पड़ी गोइंग कंसर्न पे अगर खतरा है, तो गोइंग कंसर्न के खतरे को समझाने के लिए एक स्पेशल सेक्शन आता है एज पर एसए 570। ये सेक्शन कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता है। फिर इफ एप्लीकेबल, आज ही पढ़ेंगे, अगर एप्लीकेबल हो तो और एक सेक्शन आएगा की ऑडिट मैटर। ये 2 सेक्शन कभी कभार आते हैं, हर बार आए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं और फिर हमने ऑडिट किया है। पूरी दुनिया को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा लगे तो हार उनको पहनाइए, अच्छा लगे तो हार उनको बनाइए और हार उनको पहनाइए, और अगर बुरा लगे तो जूते उनको ही मारिए। ठीक है, अगर बुरा लगे तो जूते उनको ही मारिए दोस्तों। आइए लेट्स सी गाइस। तो सबसे पहले हेडिंग आएगा आपका, सबसे पहले आपका हेडिंग आएगा, द फर्स्ट हेडिंग विल बी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, कुछ कुछ एंटिटीज में ये काम टीसीडब्ल्यूजी करते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो ऐसा भी आ सकता है टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, ये हेडिंग आ जाएगा। हेडिंग के अंदर वापस कितनी बातें करेंगे हम? 4। देखो दोस्तों, ऐसे आपके दिमाग में छपना चाहिए कि 4 बातें, हमको ये 4 बातें, ये 4 बातें, ये 4 बातें, ऐसा हमको करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में छपना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में छपता गया तो आप इसको बराबर समझा पाएंगे। सेंटेंस बाय सेंटेंस रटना तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम बोलते हैं वहां पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो जो भी हो, वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो या फिर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम बोलते हैं ऊपर से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाए कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ये भी मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। पहले एकदम जिम्मेदारी उनकी क्लियर करते, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो इसको इस तरीके से बनाना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, आपकी जिम्मेदारी, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इतना ही नहीं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पूरा एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है, लोगों की टीम लगती है, एक प्रोसेस लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, प्रोसीजरल, ठीक है, आपको प्रोसीजर, आपको काम करने का एक पूरा प्रोटोकॉल लगता है। इस सब को ऐसे पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को स्टडी करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है, और उसके हिसाब से अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर करना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली कौन लोग हैं जिनके सुपरविजन में ये काम होता है। तो जैसे कंपनी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, अल्टीमेट जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए। तो लिखा जाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। चार बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम ही बनाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट गोइंग कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न के बारे में तुम ही चीजें देखोगे। और ऊपर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन है वो लोग जिनके सुपरविजन में ये काम हो रहा है। नाउ ठीक है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल। अब अगला सेक्शन होता है दोस्तों ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फटाफट कौन से सेक्शन होता है? पहला होता है टाइटल के बाद में होता है एड्रेसी के बाद में पार्ट 1 में ओपिनियन के बाद में बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर लगे तो गोइंग कंसर्न, लगे तो आपका की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइए दोस्तों, बहुत बड़ा सेक्शन होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर अपॉर्चुनिटी लेता है टू एजुकेट पीपल टू एक्सप्लेन पीपल कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पूरी दुनिया को बता दूं। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ये बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाके बताना कि वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मैं मेरे ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है, ये चेक करना, ये बताना मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मुझे सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ता है, और पता लगाना पड़ता है आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो भाई मेरा ओपिनियन देना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, मैं उसको और बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ओपिनियन रीजनेबल अश्योरेंस से लेते हैं, तो हम लोगों को बताते हैं रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, हम लोग देखते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, तो मटेरियलिटी के बारे में समझाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसके बदलने से, कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसकी वजह से यूजर का ओपिनियन चेंज हो जाए, इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। हम ये भी समझाते हैं मिसस्टेटमेंट मतलब क्या। मिसस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई बात गलत है, वो इंटेंशनल अनइंटेंशनल दोनों हो सकती है, फ्रॉड और एरर दोनों की वजह से हो सकता है। तो भाई साहब, पहले हम लोग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आराम से बैठकर ऑब्जेक्टिव को समझाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ टर्म्स यूज किए गए थे, वो टर्म्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए नाउ, अब हम पूरी दुनिया को फिर अगला समझाते हैं। भाई हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने समझा दिया, अब हमारा स्कोप क्या था। स्कोप मतलब हमने क्या चेक किया और कैसे चेक किया, व्हाट वी चेक एंड हाउ वी चेक। पूरी दुनिया को ये भी बता देंगे कि हमने काम कैसे किया, चेकिंग कैसे की, उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे। आइए अब इस चार्ट के ऊपर आइए। सबसे पहले फिर हम लोग बोलते हैं, माननीय महोदय, जो चेक करने वाला बंदा था वो पूरे ऑडिट प्रोसेस में बहुत जगह जजमेंट लगते हैं, उसने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है, बहुत सोच समझ के अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, सर्कमस्टांसेस को देखकर एक प्रोफेशनल जजमेंट बनाया है, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो नहीं किया है। फिर दूसरा, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से चला, जो भी इंफॉर्मेशन मिली अलर्ट रह के क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसने चेक किया, उसके बाद ही उसने भरोसा किया। पढ़ने वालों को फिर बताना चाहते हो कि पूरा प्रोसेस प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से निभाया गया है, हम पे विश्वास करिए, हम पे विश्वास करिए। तो ऑडिटर रिलेटेड एक पॉइंट, फिर प्रोसेस, फिर सबको बताते हैं हमने ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की, और फिर हमने रिस्क ऑफ मटेरियल, हमने ढेर सारी रिस्क निकाली, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाला। इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ कोल्यूजन, रिस्क ऑफ फॉर्जरी, रिस्क ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बाय मैनेजमेंट, सभी तरह के रिस्क के क्या चांसेस है, हमने इसको, सभी तरह के रिस्क के क्या चांसेस, इसको आइडेंटिफाई, असेस किया है। रिस्क पता करने के बाद जिस तरह की रिस्क थी, हमने खुद पर्सनली बैठ के तय किया ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए। ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर करके हमने ढेर सारा एविडेंस, तो प्रोसेस को समझाते हैं कि पहले रिस्क निकाली जाती है, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर तय की जाती है, ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद में ऑडिट एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो ऑडिटर रिलेटेड कुछ बातें की, प्रोसेस वाली बातें की। ये सब करने में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। एईडी,
अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उनका बिजनेस उनका बिजनेस को उनके बिजनेस को देखकर समझकर बराबर अकाउंटिंग पॉलिसी बनी है ना एज पर एस इंडियस, वो हम लोग देखते हैं। एस्टिमेट्स रीजनेबल रियलिस्टिक लग रहे हैं ना, वो हम लोग देखते हैं। डिस्क्लोजर्स बराबर है ना, लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है ना, वो हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों में एईडी हम लोग देखते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद फिर से आराम से बैठ के देखते हैं ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। गोइंग कंसर्न भी हम चेक करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजों में एडी चेक करते हैं, गोइंग कंसर्न चेक करते हैं, और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो एक कदम जाकर और देखते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हमने ऑडिटर रिलेटेड बात बताते हैं, हम लोग प्रोसेस वाली बात बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। माना कि ऑडिट के दौरान एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटरनल कंट्रोल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन हम आपको साफ साफ बता दें कि इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई ओपिनियन नहीं देने वाले, क्योंकि ये ओपिनियन देना तो इंटरनल ऑडिटर का काम है। साफ साफ हम लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि माना इसको अंडरस्टैंड किया, माना कुछ लोगों को चेक किया, लेकिन इस पे ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है, ये इंटरनल ऑडिटर्स का काम है। ठीक है, हम साफ साफ बोल देते हैं। प्रोप्राइटर जो नॉन कॉर्पोरेट है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ट्रस्ट। लेकिन कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनी केस में हमारा कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट बोलता है भाई साहब पूरे सिस्टम पे रिपोर्ट मत दो, आपको आईएफसीआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके ऊपर तो आपको ओपिनियन देना ही पड़ेगा। वो बराबर है कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। तो फिर इंस्टीट्यूट ने बोला अरे यार स्टैंडर्ड्स तो बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट मत दो, लॉ तो बोलता है कि रिपोर्ट दो, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लॉ विल प्रिवेल, लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ लगेगा, हमको रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूट ने बोला एक काम करो, एक लाइन हम लोग लिखते हैं ना कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल पे कोई रिपोर्ट नहीं देने वाले, वो लाइन को आप डिलीट कर दो। ठीक है, वो लाइन को आप डिलीट कर दो, दैट्स इट। इसलिए अगर आप नॉन कॉर्पोरेट्स की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा रहता है इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन नहीं देंगे। कंपनी की रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर वो लाइन को डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट कर देते? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके ऊपर बताते हैं। अगर ब्रांच ऑडिटर कोई और है तो कुछ ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। स्कोप मतलब क्या, क्या चेक किया और कैसे चेक किया, तो साफ साफ बता दिया कुछ ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया। कैसे चेक किया वो पूरी चीज हमें अभी हम बता कर आए। ऑडिटर कैसा था बता दिया, उसकी प्रोसेस कैसी थी बता दिया, कौन से मुद्दों पे ध्यान दिया बता दिया, इंटरनल कंट्रोल की तरफ क्या रवैया था वो बता दिया, क्या चेक किया और कैसे चेक किया, ये दो बातें स्कोप में बताई जाती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, फिर अगर हम बात करते हैं देन इफ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, तो साफ साफ बताते हैं भाई साहब पूरे ऑडिट प्रोसेस में हम लोग मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कंटिन्यूस बेसिस पे हमने पूरे कम्युनिकेशन किए हैं। जब हम अपॉइंट हुए थे तभी हमने बता दिया था हम एथिकल और इंडिपेंडेंट लोग हैं। ठीक है, फिर ऑडिट शुरू करने से पहले एक ओवरऑल प्लान, हमारा ओवरऑल प्लान स्कोप वो भी बता दिया था। ऑडिट करते जितने भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिले, जितनी भी बड़ी बातें मिली वो भी बता दिया था। ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले ही बता दिया था कि ये हमारे की ऑडिट मैटर होने वाले हैं, ये की ऑडिट मैटर को हम लिखने वाले हैं। तो हमने अपॉइंटमेंट के बाद हम इंडिपेंडेंट एथिकल लोग हैं वो भी बता दिया था। काम शुरू करने से पहले ओवरऑल जो मोटा मोटी प्लान है वो बता दिया था। काम के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हम लोगों ने बता दी थी कि रिपोर्ट बनाने से पहले की ऑडिट मैटर क्या होंगे वो हमने बता दिया था, सब कुछ बताया था। आप हमको बाद में पलट के कुछ बोल नहीं सकते, जो बोलना था तभी बोल देना था। बाद में ये नहीं बोल सकते कि हमने कुछ गलत किया। तो हम साफ साफ बताते हैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट करके लूप में रख के हम लोगों ने हमारा काम किया है। तो स्कोप में हम लोग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग तीन बातें समझाते हैं लोगों को। पहली चीज हम बताते हैं कि हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या थे, हम बताते हैं स्कोप क्या चेक किया और कैसे चेक किया, और फिर हम लोग कम्युनिकेशन कितना प्यारा था वो भी हम लोग बताते हैं। आइए नाउ लिसन गाइस, अभी बहुत खास चीज है, आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो हमेशा आपके मेन ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, लेकिन जो आपके बाकी के दो पार्ट है स्कोप और कम्युनिकेशन, स्कोप और कम्युनिकेशन के जो दो पार्ट है, स्कोप और कम्युनिकेशन, ठीक है, स्कोप और कम्युनिकेशन के जो हमारे दो पार्ट हैं दोस्तों, ये जो दो पार्ट है हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सिर्फ इसको रिपोर्ट में लिख दें, या तो हम लोग सिर्फ इसको आखिरी में अपेंडिक्स या अनेक्स्चर होता है वहां पर भी हम इसको डाल सकते हैं। या फिर तीसरी और एक चीज है, अगर ऐसा इंडिया में है नहीं अभी तक, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने
ठीक है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने वेबसाइट पे ऑडिटर के स्कोप और कम्युनिकेशन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। जो हम यहाँ पे डिस्कस करें वो सारी बातें लिखी है। तो इन चीज़ों को रिपीट करने के बजाय हम लोग सीधा जो अथॉरिटी है वहाँ पे उसकी जो वेबसाइट है, वहाँ पे जो लिंक है, जहाँ पे स्कोप और कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में समझाया है, सीधा उसकी हम लिंक दे सकते हैं। अगर कोई लॉ ये करने के लिए हमको अलाउ कर रहा है तो भाई साहब ये तो इंडिया में है ही नहीं। अगर तो क्या बोला हुआ है, अगर इंडिया में कोई लॉ है, वो बोलता है कि भाई अथॉरिटी के वेबसाइट पे पूरे डिटेल्स है, अगर कंपनी चाहे तो वो वेबसाइट के लिंक का सीधा रेफरेंस दे दे, ठीक है? अगर ऐसा किसी लॉ में लिखा है तो ऑडिटर सिर्फ उसका रेफरेंस दे सकता है, आपको बाकी के 2 पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सालों-साल जनरली सेम चलते हैं, उसमें कोई असर पर जनरली पड़ता नहीं है, ठीक है? आइए, अब ऑडिटर के 3 पार्ट हो गए, उसके बाद में ऑडिटर के अब बाद में आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल। ओपिनियन, फर्स्ट पार्ट में जो ओपिनियन और बातें लिखी है, इसके अलावा कुछ और भी लिखना है, एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना है, तो वो सभी बातें सेकंड पार्ट में लिखी जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 है, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 है, उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में जितनी बातें लिखनी पड़ती, उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में जितनी बातें लिखनी पड़ती है, वो हमारे सेकंड पार्ट में ही आती है। इट कम्स इन सेकंड पार्ट। आइए, आइए दोस्तों, नाउ अब अगर हम बात करें, अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें आपके सेकंड पार्ट हो गया, अब सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। सिग्नेचर 2 नामों पे, सिग्नेचर डेफिनेटली जो भी ऑडिटर है, जो भी बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फर्म को, वो बंदा साइन करेगा। जब आप साइन करें तो 2 लोगों का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले जो चार्ट अकाउंटेंट साइन कर रहे हैं, जो पार्टनर है फर्म के, उनका नाम भी लिखा जाएगा और जो फर्म का नाम है वो भी लिखा जाएगा। तो नेम ऑफ द मेंबर भी आएगा, जो सीए साइन कर रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म भी आएगा, साथ में दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएंगे, ठीक है? एमआरएन और एफआरएन, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों भी आएंगे, ठीक है? फिर आपका डेट आएगा, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, डेट आएगा। डेट इज डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन, बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान रखना, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ साइनिंग इज डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ साइनिंग इज डेट ऑफ कंप्लीशन। साइन करने से पहले इंश्योर कर लो, साइन करने से पहले इंश्योर कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने फाइनलाइज कर दिए है, अप्रूव कर दिए है, कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स या किसी अथॉरिटीज ने बराबर साइन कर दिए, दे आर अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द मैनेजमेंट। पहले इंश्योर कर लीजिए उन्होंने उसको फाइनलाइज कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया है, उसको साइन कर दिया है। उसके बाद में इंश्योर कर लीजिए ऑडिट में आपके पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ चुका है, उसके बाद ही साइन करिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट होने दीजिए पहले, और उसके बाद आपके पास जो एविडेंस है वो पूरा आने दीजिए, उसके बाद ही साइन करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए डेट ऑफ साइनिंग के लिए। फिर अगर हम प्लेस करते हैं, प्लेस मतलब ये वो जगह होती है जनरली वेयर, प्लेस इज द प्लेस वेयर ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, एंड इट इज जनरली साइंड जहां पे ऑडिटर का ऑफिस होता है। ऑडिटर का ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई रहेगा, पुणे है तो पुणे रहेगा, दिल्ली है तो दिल्ली होगा, एंड सो ऑन। फिर एक यूडीन नंबर, जब भी रिपोर्ट साइन होती है 60 दिनों के अंदर यूडीन का पोर्टल होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर जाकर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके आपको ऑडिट रिपोर्ट में डाल देना पड़ेगा, ठीक है? आइए फटाफट 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 आइए दोस्तों, बहुत बड़ी चीज थी जो हम लोगों ने खत्म कर दी। यूडीन के बारे में बताइए, बहुत सिंपल है। बहुत सारे फेक चार्ट अकाउंटेंट साइन करते थे ऑडिट रिपोर्ट को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक पोर्टल बनाया, जेन्युइन चार्ट अकाउंटेंट वहां जाके खुद को रजिस्टर करेंगे और साइन करने के बाद 60 दिनों के अंदर एक नंबर, यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, वो जनरेट करके उस पर डाल देंगे। एक जेन्युइन चार्ट अकाउंटेंट ही ये बात कर पाएगा, ठीक है? तो फेक चार्ट अकाउंटेंट जो साइनिंग करते थे उसको रोकने के लिए ये यूडीन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया। 60 दिन के अंदर देना पड़ता है सभी तरह के रिपोर्ट्स पे और सभी तरह के सर्टिफिकेट्स पे। आइए नाउ, क्या ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कभी लॉ बता सकता है? 3 बातों पे आपको बात करनी है, यस,
ऐसा पॉसिबल है। कभी कभी लॉ बताता है कि पूरे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ विल ओवरराइड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लॉ ओवरराइड करेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, और लॉ में जो फॉर्मेट है वही फॉलो करना पड़ेगा। क्या हम लोग लॉ के हिसाब से जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या उसमें हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमने पूरा ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परफॉर्म किया है और जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वो भी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसमें शर्त है, बिल्कुल बोल सकते हैं। शर्त क्या है? सारे एलिमेंट आने चाहिए, टाइटल से लेके प्लेस तक, टाइटल से लेके प्लेस तक हमारे जो सारे मिनिमम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो कंडीशनल एलिमेंट्स है वो छोड़ दो दोस्तों, जैसे गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर, जितने भी हमारे परमानेंट एलिमेंट्स है वो सारे परमानेंट एलिमेंट्स आने चाहिए। सीक्वेंस ऊपर नीचे कम ज्यादा होगी चलेगा, लेकिन सारी बातें आनी चाहिए। अगर सारी बातें आ रही है तो हम लोग डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस देंगे, नहीं आ रही है तो रेफरेंस नहीं देंगे। इंडिया में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं है। जैसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं दिया जाता। तीन बातों को समझाइए, ठीक है। लॉ कभी कभी रिपोर्ट का फॉर्मेट देता है, लॉ कभी कभी रिपोर्ट का फॉर्मेट देता है, आप उसके बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। फिर रेफरेंस कब दे सकते हैं उसके बारे में बताइए, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हम रेफरेंस नहीं देते, क्यों नहीं देते उसके बारे में तीन बातों पे बताइए। जब आपके दिमाग में ऐसे तीन तीन पॉइंट, ऐसे तीन तीन पॉइंट, चार चार पॉइंट आपके दिमाग में बैठेंगे, तीन तीन पॉइंट, चार चार पॉइंट आपके दिमाग में बैठेंगे, तब जाके आप फटाफट आंसर्स को लिख पाएंगे। आइए आइए अब हम लोग देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में फर्क क्या होता है। अगर मैं बात करूं, देखो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्क है मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट में हम लोग ओपिनियन देते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वेदर की ट्रू एंड फेयर व्यू। हम लोग एक ओपिनियन देते हैं, एक जजमेंट यूज करके हम लोग ओपिनियन देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेकिन सर्टिफिकेट में ठीक है, हम लोग बहुत ही कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे एक्सपोर्ट सेल्स है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पूरे एब्सोल्यूट अश्योरेंस से हम लोग एक्यूरेसी के बारे में कमेंट करते। वी वाउच एक्यूरेसी, वी कमेंट अपॉन द एक्यूरेसी, कि ये इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट अश्योरेंस से हम लोग बताते कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो जहां पे हम लोग हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ओपिनियन दे दे, वो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट बन जाता है, और जहां पे हम लोग पत्थर की लकीर खींच दे तो वो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बन जाता है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस से हम लोग एक्यूरेसी के बारे में बात करने लग जाए तो वो सर्टिफिकेट हो जाता है। आइए दोनों में फर्क समझते हैं। अगर मैं पूरी कवरेज की बात करूं, जनरली ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करते हैं, यहाँ पे सभी में लिमिटेड इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। प्रोसीजर दोनों में सिमिलर होती है, दोनों में एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, दोनों में एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ढेर सारा प्रोफेशनल जजमेंट, बहुत सारा प्रोफेशनल जजमेंट होता है। सर्टिफिकेट में प्रोफेशनल जजमेंट की बात नहीं है हम, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है हम लोग ओपिनियन देते, रीजनेबल अश्योरेंस है। यहाँ पे हम लोग वाउच करते एक्यूरेसी, वी कमेंट ऑन एक्यूरेसी विद एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है। फैक्ट्स का रोल डेफिनेटली, जब रिपोर्ट देते इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन सबको स्टडी करके एनालाइज करके हम लोग ओपिनियन देते हैं। बट अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, तो हम फैक्ट्स एक्यूरेट है कि नहीं उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सेक्शन 143 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट बनती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिपोर्ट। फिर इसके अलावा हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, सेक्शन 66 में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कुछ जानकारियों को लेकर कोर्ट सर्टिफिकेट मांगता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सर्टिफिकेट। तो आपको बताना है दोनों में इंफॉर्मेशन कवरेज अलग है, दोनों का एग्जामिनेशन कैसा है, दोनों के कंक्लूजन्स कैसे हैं, कंक्लूजन्स दोनों के कैसे हैं, फैक्ट्स का क्या रोल है। एक बोलता है इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक में हम लोग बोलते हैं वी आर कमेंटिंग ऑन फैक्ट्स, हम कमेंटिंग ऑन फैक्ट्स, और उसके एग्जांपल दीजिए। आइए आगे बढ़िए। रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर वर्सेज रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देते हैं दैट इज रिपोर्टिंग, जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देते हैं दैट इज रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज डन एज पर सेक्शन 143 एंड एसए 700। जो रिपोर्टिंग, जो कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी है, ये एक प्राइवेट कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है। ऐसे 260 के हिसाब से हम बहुत सारी बातें पूरे ऑडिट में हम कम्युनिकेट करते थे टीसीडब्ल्यूजी को। तो अलग अलग लोगों को रिपोर्टिंग है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। आइए फटाफट आइए दोस्तों आइए आइए। अब ओपिनियन कैसे बनाए, अभी तक हम लोगों ने पूरी बात समझ ली, अभी तक हम लोगों ने पूरी बात समझ ली। अब मुद्दे की बात है
कि हम लोग ओपिनियन कैसे बनाएं। भाई ऑडिट रिपोर्ट कितनी प्यारी होगी, उसके अंदर कितने सेक्शंस होंगे वो तो हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन हम लोग ओपिनियन बनाए कैसे। देखो दोस्तों, तीन बातों पे बात करना है। सबसे पहले क्या ओपिनियन, भाई बार बार वही बात रिपीट हो रही है, हमको ओपिनियन देना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम जाके बताना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू, हमको बताना है, हमको ओपिनियन देना है। कैसे हम करेंगे फ्रेम ओपिनियन, ये ओपिनियन फ्रेम करने के लिए, ठीक है, ये ओपिनियन फ्रेम करने के लिए सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा, सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा और चेक करके पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं। रीजनेबल अश्योरेंस से हमको पता लगाना पड़ेगा इज इट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। अच्छा, ये ओपिनियन देना होगा, उसके लिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा रीजनेबल अश्योरेंस से और पता लगाना पड़ेगा आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब फिर बाद में, अब ये ओपिनियन कैसे बना, ठीक है, ओपिनियन के लिए हमको मटेरियल आइटम्स चेक करने पड़ेंगे, उन पे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे बनाए, तो बोले बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको मटेरियल आइटम्स को, ठीक है, अगर आपको मटेरियल आइटम्स को, अगर आपको मटेरियल आइटम्स को चेक करना है दोस्तों, आइए, अगर आपको मटेरियल आइटम्स को चेक करना है तो आपको सभी मटेरियल आइटम्स के लिए ऑडिट प्रोसेस को तय करना पड़ेगा, उसको लगाकर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। एविडेंस से हमको पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एविडेंस से हमको पता चलेगा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। अगर मिसस्टेटमेंट होगा तो हम मैनेजमेंट और टीसीएफजी को आगे रिक्वेस्ट करेंगे उसको रेक्टिफाई करे। अगर वो उसको रेक्टिफाई नहीं करते तो उसको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बोला जाता है। अब ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देखना पड़ेगा, देखो बहुत अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट वाइज कितने बड़े, साथ में भी देखना पड़ेगा क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। सर क्वालिटी मतलब क्या, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, कितनी बड़ी गलती है, कितने रुपयों की गलती है, और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, इन दोनों को सामने रखकर हमको तय करना पड़ेगा कि ओपिनियन मॉडिफाई करे या ना करे। लेट्स फ्रीज गाइस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओपिनियन कैसे फॉर्म करें। आप तीन बातें सबसे पहले बताएंगे, क्या ओपिनियन, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो एक कदम आगे जाके बोलेंगे वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। दूसरा दूसरा अब ये ओपिनियन जनरेट करने के लिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा और कंक्लूजन बनाना पड़ेगा आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंक्लूजन हम कैसे बनाएंगे, हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स तय करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे, ठीक है, एविडेंस और आइटम को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, तब हमको मिलेगा मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। मिसस्टेटमेंट मिलेगा तो हम मैनेजमेंट टीसीएफजी के पास जाकर बोलेंगे कि प्लीज आपको ठीक कर दो। अगर वो ठीक नहीं कर दो उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो एकदम फ्लो है दोस्तों, पूरा का पूरा फ्लो है। फिर हमको कितने रुपए की गलती है और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, आराम से बैठ के दो चीजें तय करना पड़ेगा कि मॉडिफाई करे या ना करे। तो आप पहले बताएंगे हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा क्या ओपिनियन देना है, फिर आप बताएंगे ओपिनियन देने के लिए मटेरियल आइटम्स पे कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन की प्रोसेस को आप बताएंगे, कैसे ऑडिट प्रोसीजर तय करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करके कैसे एविडेंस लेते हैं, कैसे एविडेंस मिलने के बाद देखते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है क्या, मिसस्टेटमेंट मिलने के बाद में करेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होता है, आखिरी में आराम से लेकर बैठते हैं जो गलतियां रेक्टिफाई नहीं की उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 पॉइंट्स पे आपको बात करनी, क्या ओपिनियन देना है, कैसे वो ओपिनियन को हम फ्रेम करेंगे, और फाइनली कंक्लूजन्स हम कैसे बनाएंगे, और आखिरी कंक्लूजन बनाने के लिए हम आखिरी में लेकर बैठते हैं कितने क्वांटिटी की गलतियां हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए दोस्तों, अब उसके बाद में आता है अपना रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले, ठीक है। अब मुद्दे की बात आई दोस्तों, अब अपना अपना रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले, अपना रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले, अपना रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजों को हमको चेक करना पड़ेगा। अब ये चीजें चेक करना मैंडेटरी है, अब ये चीजों को चेक करना मैंडेटरी है दोस्तों। आइए, मैंने एक शॉर्टकट बनाया मास्टर, एम स्टैंड फॉर, सबसे पहले चेक करना है जो साल भर के जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है ना, प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है ना। बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस और इवेंट जैसे अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशंस, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है ना नोट्स टू अकाउंट्स पे। फिर ए स्टैंड फॉर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फॉलो किया जा रहा है ना, क्या उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है ना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर फॉलो किया जा रहा है ना, वो चेक करना है। एस स्टैंड फॉर मास्टर, एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज,
नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक एरिया आना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक एरिया आना चाहिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का, और सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको वहां पर समझानी होगी। देन टी स्टैंड फॉर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जितने भी स्टेटमेंट्स है, जितनी जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, आपके बैलेंस शीट पीएनएल के जितनी बात, जितने वर्ड, जितने टर्मिनोलॉजीज है, जिस तरीके से बताया है वो प्रॉपर है ना, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो वर्ड्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, नॉमिनल प्रॉफिट्स, रियल प्रॉफिट्स, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आप यूज मत करिए जिससे लोग कंफ्यूज हो जाए। फिर ई स्टैंड फॉर एस्टिमेट्स रीजनेबल रियलिस्टिक लग रहे हैं ना, और अल्टीमेटली क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल, रेलेवेंट, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है ना। ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन फाइन करने से पहले मटेरियल ट्रांजैक्शंस, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, टर्मिनोलॉजीज, एस्टिमेट्स, और बाद में चीजें रिलायबल है ना, इन चीजों पे हमको कमेंट करना पड़ेगा। आइए अब सबसे मुद्दे की चीज, बड़ी प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज, बढ़िया चीज, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, कुशल एकदम सही बोल रहा है, मुद्दे की चीज अभी चल रही है जहां पे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, कुशल, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा था। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। जब हम हमारा ओपिनियन बनाते हैं तो हम लोगों को यह देखना पड़ता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। जो गलतियां है वो कितनी गलतियां, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी गलतियां मौजूद है वो तो देखना है, क्वांटिटी। साथ में हमको क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमको देखना है। अब हमारे मन में आता है कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या। जब भी हमको समझना है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर तीन चीजें, एईडी अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स, ये तीन चीजें कितने अच्छे से बनाई जाती है। क्या प्रॉपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठा है, उसके नीचे पूरी टीम बैठी है, टीम के पास में सारे सॉफ्टवेयर है, सारी इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर स्टेप्स और प्रोसीजर्स फॉलो करके अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर को बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, गुड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले आपको बात करनी है कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है ओपन बनाते वक्त, और क्वालिटी के अंदर तीन चीजें आती है। हमको देखना पड़ेगा कि तीन चीजें सोच समझकर कंपनी के अंदर बनाई जाती है तो क्वालिटी है, नहीं तो क्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर साथ में हमको यह भी समझना पड़ता है क्वालिटी के साथ में हमको ये भी समझना पड़ता है कि वेदर मैनेजमेंट इज बायस्ड। सर मैनेजमेंट इज बायस्ड मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट इज बायस्ड। जब मैनेजमेंट इज बायस्ड, जब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनेजमेंट जब भी अपने जजमेंट्स बनाता है, ठीक है, जजमेंट्स इस तरीके से बना रहा है, इस तरीके से जजमेंट बना रहा है ताकि उनका हिडन एजेंडा फुलफिल हो जाए, या फिर वो उसको ऐसे बोलते हैं हिडन एजेंडा फुलफिल हो जाए, या फिर उनके मन में जो डिजायर्ड आउटकम्स है, जो वो दिल से चाहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, वो अपने आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते ताकि वैल्यूएशन बढ़ जाए, या फिर कुछ लोग प्रॉफिट्स को गिराने की कोशिश करते ताकि टैक्स कम भरना पड़े। व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट बायस, जब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनेजमेंट जब भी अपने जजमेंट्स बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, वो अपने हिडन एजेंडे को अचीव करने के बारे में सोच रहा है, वो एक डिजायर्ड आउटकम या तो प्रॉफिट को बढ़ाना या कम करना, बस ये सोच के चीजों को करते जा रहा है, रियलिटी को इग्नोर कर रहा है, बस अपने मन में जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज बायस्ड। कैसे समझेगा मैनेजमेंट इज बायस्ड? तो उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, इंडिकेटर्स होते हैं उसके मैनेजमेंट बायस्ड है, देयर इज अ लैक, इसको और एक तरीके से बोलते हैं लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, उसके इंडिकेटर होते हैं। जैसे पहला सिलेक्टिव करेक्शंस, मैनेजमेंट बस वही करेक्शन कर रहा है जिसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, बाकी सारे करेक्शंस छोड़ दे रहा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि वो अपना हिडन एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं, डिजायर्ड आउटकम को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर
भाई साहब रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हम उनको बार बार बता रहे कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को दूर करें, जानबूझ के रेक्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सिस्टम को ठीक कर देंगे, सिस्टम को ठीक कर देंगे तो सारे गलतियां ठीक हो जाएगी और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जानबूझ कर डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर, जानबूझ के सिस्टम की डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर रहे ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़े हुए दिखते रहे, ये भी इंडिकेटर है। और अगर आपको ये समझना है, अगर आपको ये समझना है कि एस्टिमेट्स के अंदर कुछ बायस चल रहा है क्या, ठीक है, मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स में बायस चल रहा है क्या, तो आपको ऐसे 540 का नॉलेज लगेगा। ऐसे 540 में क्या लिखा है, देखिए पिछले साल के एस्टिमेट्स का क्या हुआ, अगर बहुत अलग चीज दिख रही है इस साल तो हो सकता है वो लोग बायस्ड हो, दूसरों से कंपेयर हो दिखे उससे भी समझ में आ सकता है कि हो सकता है वो बायस्ड हो। ये तीन इंडिकेटर्स है, सिलेक्टिव करेक्शन करना इंडिकेटर्स है दैट मैनेजमेंट इज बायस्ड, जानबूझकर रेक्टिफाई नहीं करना सिस्टम को इंडिकेटर है मैनेजमेंट इज बायस्ड। एस्टिमेट्स में ऐसे 540 में पिछले साल से बहुत अलग निकल, एक्चुअल आउटकम बहुत अलग निकल रहा है, बायस्ड, दूसरे से बहुत अलग चल रहा है, बायस्ड। ये इंडिकेटर्स है बायस के। अब आपको बात करनी है इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो तीन मुद्दों पे आपको बात करनी है। आपको बात करनी है क्वालिटी मतलब क्या, आपको बात करनी है क्वालिटी मतलब क्या। क्वालिटी मतलब तीन चीजें, AED के ऊपर ध्यान देना, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर्स पे ध्यान देना। फिर आपको देखना मैनेजमेंट बायस है क्या, समझना पड़ता है, उसके इंडिकेटर्स है क्या मैनेजमेंट बायस के, वो देखने पड़ते। पुअर क्वालिटी अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है तो इसका मतलब हम ओपीएन को मॉडिफाई कर दे, ऐसा नहीं है। पुअर क्वालिटी की वजह से कभी मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर क्या इफेक्ट होता है इसका, जब हमारे पास में मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, क्वांटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मॉडिफाई करें या ना करें, तब क्वालिटी का इंपैक्ट होता है। अगर लो क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो अगर लो क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फिर हमारे मॉडिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस ओपिनियन मेकिंग प्रोसेस। पुअर क्वालिटी की वजह से पुअर क्वालिटी की वजह से अनफेवरेबल ओपिनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीन बातों पे आपको फोकस करना है, तीन बातों के ऊपर आपको लिखना है। सो गाइज, ट्रू कॉन्सेप्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत ही चिल्लर सा है। पहले आप बताएंगे ट्रू मतलब ट्रूथ, रियलिटी, फेयर मतलब अनबायस्ड, न्यूट्रल के बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि भाई एसए 700 बोलता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, एक कदम आगे जाके बताओ वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। कैसे पता लगाना कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड है, कुछ भी ओमिशन नहीं, अगर कोई ओमिशन नहीं, फिर जो रिकॉर्डेड है इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एकदम एक्यूरेटली प्रॉपर वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है रिकॉर्ड करने के लिए यूज की गई थी वो एज पर फ्रेमवर्क है, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, सारे डिस्क्लोजर्स एकदम सभी चीज को प्रॉपर डिस्क्लोज किया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है लोगों को, अगर ऐसा है तो ट्रू एंड फेयर, ठीक है। कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए, जो रिकॉर्डेड है वो सही तरीके से रिकॉर्डेड होना चाहिए, एज पर प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्क्लोजर प्यारे प्यारे दिखने चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिलनी, एक फ्लो में देखो दोस्तों वो भी। तो ट्रू एंड फेयर, तीन बातें आपको समझानी है। ट्रू एंड फेयर का मतलब समझाना है, एसएस 700 क्या बोलता है वो समझाना है, और कैसे चेक करें, बस ये बेसिक्स आपको देखने, बेसिक्स बराबर है तो ट्रू एंड फेयर है। आइए दोस्तों, फाइनली 700 खत्म हो गया, चलिए 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 चलिए, ठीक है, हमको 701 खत्म करना है। आइए दोस्तों 701 की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर एक स्पेशल सेक्शन है, ये हर कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को नहीं लगता। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनिएगा, ये हर कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को नहीं लगता दोस्तों। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनीज, सभी कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को नहीं लगता, कुछ ही लोगों को एप्लीकेबल होता है। और एप्लीकेबिलिटी के बारे में ऐसे 700 के अंदर दिया हुआ है, किसको एप्लीकेबल है। आइए, की ऑडिट मैटर लगता है इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। कंप्लीट सेट होना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर। ये एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, लिस्टेड एंटिटी का होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होगी, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को की ऑडिट मैटर लग जाएगा। दूसरा, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तीसरा, अगर ऑडिटर खुद डिसाइड करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और मैंने की ऑडिट मैटर डालना चाहिए, तो ऑडिटर खुद होके भी तय कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। या तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, या फिर ऑडिटर की इच्छा हो, ऑडिटर को ऐसा लगे जरूरी है,
अब कहां पर लगता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, कहां पर लगता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब कहां पर नहीं लगता, अगर ऐसे 70 अगर ऐसे 705 में अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, तो डिस्क्लेमर के साथ साथ की ऑडिट मैटर को मत बताइए, क्योंकि दोनों का नेचर कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों का नेचर कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, अभी हम लोग देखेंगे। अब मन में सवाल उठता है कि ये की ऑडिट मैटर जो सेक्शन है, की ऑडिट मैटर जो सेक्शन है, उसके अंदर कौन से मैटर जाएंगे। 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए, make list of the matters which were communicated to TCWG as per SA 260। एक काम करिए, एक काम करिए, आप एक लिस्ट बनाइए, आप एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ द मैटर्स which were communicated to TCWG as per SA 260। साल भर में आपने कितनी बातें उनको बताई, सपोज 50 बातें बताई। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द मैटर्स, उसमें से आइडेंटिफाई करो वो मैटर्स विद जनरली, जहां पे जनरली सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इज रिक्वायर्ड, जहां पे ऑडिटर को जनरली बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 3 एरिया में ऑडिटर को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया, या फिर जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाए हैं, या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन है। सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाए हैं, या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन वाले एरिया। तो 50 में से हमको पता चला, 50 में से हमको पता चला कि 10 ऐसे एरिया है जहां पे ऑडिटर को जनरली सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन देना पड़ता है। अब उसमें से भी स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द आइटम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। इसमें से भी सबसे ज्यादा डिस्कशन, सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस कौन से मुद्दों में थे, तो 3 मुद्दे निकले कि भाई 3 मुद्दों को 70% अटेंशन लगा था, ठीक है। ये आपके है की ऑडिट मैटर। ध्यान रखना कि ये करंट ईयर के हो। 4 स्टेप्स, पहले लिस्ट बनाओ कि क्या बातें हमने बताई टीसीडब्ल्यूजी को, उसमें से पता लगाओ कौन सी बातों के ऊपर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जनरली लगता है, उसमें से भी आइटम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन से होते हैं, उसमें से भी आइटम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन से होते हैं वो देखिए, ठीक है। और करंट पीरियड के। तो की ऑडिट मैटर होता क्या है, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर द आइटम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। ये वो मामले हैं, वो मैटर्स है जो ऑडिटर के हिसाब से दीज आर द मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये वो मैटर है जो ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस है ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो 4 स्टेप्स लगाइए, आप 4 स्टेप्स लगाइए, और 4 स्टेप्स लगाइए। 4 स्टेप्स लगाने के बाद में 4 स्टेप्स आप लगाइए, और 4 स्टेप्स लगाकर आपको मिल जाएंगे की ऑडिट मैटर। यू विल गेट की ऑडिट मैटर। कैसे उसको कम्युनिकेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कम्युनिकेट करें, पहले हेडिंग आनी चाहिए। कैसे कम्युनिकेट करें, तो पहले हेडिंग आनी चाहिए। हेडिंग होनी चाहिए की ऑडिट मैटर की, की ऑडिट मैटर की हेडिंग होनी चाहिए। उसके अंदर आना चाहिए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। उसके अंदर क्या आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आना चाहिए। और इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में हमको 2 बातें बतानी पड़ेगी। पहले डेफिनेशन, की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं विच इन ऑडिटर्स जजमेंट आर मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले थे उनको की ऑडिट मैटर बोला जाता है। ऑडिट करते वक्त कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, उसको की ऑडिट मैटर बोला जाता है, ठीक है। फिर साफ साफ बताना पड़ता है, ठीक है, कि माना कुछ मैटर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर्स को सेपरेट ओपिनियन मत समझिए। हम इसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे, ऐसा नहीं है। जो ओपिनियन देना था वो तो दे चुके ओपिनियन सेक्शन में। जिस मैटर पे बात कर रहे हैं उस पर सेपरेट ओपिनियन ना समझे। पहले मैटर को डिस्क्राइब करना पड़ता है, पॉइंट नंबर 1। रेफरेंस देना पड़ता है कि डिटेल के लिए कौन सा नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे, क्यों इसको की ऑडिट मैटर मान रहे हैं, रिस्क की वजह से, जजमेंट की वजह से, सिग्निफिकेंट इवेंट, ट्रांजैक्शन, वो बताना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा फाइनली ऑडिट कैसे किया। 4 बातें, मुद्दे को समझाओ, डिटेल्स कौन से नोट में पढ़ने वो बताओ, इसको क्यों हमने की ऑडिटर माना, और हमने अल्टीमेटली उसको कैसे चेक किया, एड्रेस किया, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नो कम्युनिकेशन ऑफ सम की ऑडिट मैटर। क्या कभी ऐसा होता है की ऑडिट मैटर है लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते? यस, कभी कभी हम लोग की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं करते इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ प्रोहिबिट करेगा, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ,
लॉ बोलता है कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें आप नहीं बताओगे, फिर इट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, सीबीआई मना कर दे, ईडी मना कर दे, कोर्ट मना कर दे, अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो फिर हम उन मामलों को हमारे ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताएंगे। या फिर ऐसा लगता है हमको कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी मोर देन द पब्लिक इंटरेस्ट, यार कंपनी को नुकसान ज्यादा है फायदे से। साइरस विस्री मसेस टाटा के इसमें अगर आप बताओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार लोगों को नुकसान ज्यादा है, इसके नुकसान बहुत ज्यादा है कंपनी को, ग्रुप को, एज कम्पेयर टू उसके फायदे। ऐसे दो सिचुएशन में, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आर मोर देन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसे दो चीजें होंगी तो की ऑडिट मैटर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, की ऑडिट मैटर के बारे में नहीं बोलेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर है ही नहीं, कभी कभी किसी ऑडिट में हो सकता है भाई बहुत ही सिंपल सा ऑडिट था, फटाफट हो गया, कोई की ऑडिट मैटर ही नहीं है। अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है या फिर की ऑडिट मैटर था लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, की ऑडिट मैटर था लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि या तो प्रोहिबिटेड था या फिर ऐसा लगा एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा है, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में एक की ऑडिट मैटर का हेडिंग डालना पड़ेगा और वहां पे लिखना पड़ेगा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा फैक्ट, मतलब इस बार ऑडिट में कोई की ऑडिट मैटर नहीं है या फिर की ऑडिट मैटर था लेकिन उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। की ऑडिट मैटर था लेकिन हमको ऐसा लगता है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी मोर देन द पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टेलिंग इट। तो आपको ये डालना पड़ेगा और वहां पे समझाना पड़ेगा। आइए नाउ नेक्स्ट इज ये रिलेशनशिप विद अदर पैराग्राफ्स। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, एक बार 706 देखेंगे, एक बार 706 देख लेंगे, उसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो अभी इसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे दोस्तों, विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। प्लीज की ऑडिट मैटर को मिसयूज मत करिए, प्लीज डोंट मिसयूज की ऑडिट मैटर। प्लीज आप की ऑडिट मैटर को आप मिसयूज मत करिए। फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये शॉर्टकट है, एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई डिस्क्लोजर्स नहीं है तो वो डिस्क्लोजर्स की ऑडिट मैटर में मत डालिए। इफ सम डिस्क्लोजर्स आर नॉट देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लीज डोंट पुट दोज डिस्क्लोजर्स इन की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर उसके लिए नहीं है। ठीक है, एम स्टैंड फॉर, अगर आप ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, आपका ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पे प्रॉब्लम है, गलत है, प्लीज वो बातें की ऑडिट मैटर में मत डालिए। उसके लिए बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन होता है जहां पे उसको समझाया जाता है, प्लीज उसको मत डालिए। अगर गोइंग कंसर्न में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज की ऑडिट मैटर में उसको मत डालिए, गोइंग कंसर्न का सेपरेट सेक्शन है। और प्लीज आप इसको सेपरेट ओपिनियन मत, इंडिविजुअल मैटर्स पे सेपरेट ओपिनियन देने की जगह मत समझिए, ये सेपरेट ओपिनियन देने की जगह नहीं है। ओपिनियन जो देना होता है वो तो सीधा सीधा ओपिनियन में देना होता है। ठीक है, चलिए गाइज, वी आर थ्रू, खत्म हो चुका है हमारा एसए 700, हमारा खत्म हो चुका है गाइज। वी आर थ्रू विथ एसए 700 एंड 701। आज का टारगेट भी हमने खत्म किया है, हमारे 9 लेक्चर्स हो गए और 9 के 9 लेक्चर्स में हमने बैंग ऑन टारगेट हमारा, ठीक है, बराबर हम लोगों ने हमारा कोर्स खत्म किया है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, इसके बाद में दोस्तों हम लोग, ठीक है, हमारा परम क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है और एमसीक्यू भी करने वाले, और इसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज भी करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पूरे करवाऊंगा, फिर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा और फिर मैं उसके बाद में आपकी टेस्ट भी लूंगा। 4 चीजें मैं आपके साथ में कर रहा हूं, ठीक है। ओके गाइज, अभी मैं वीडियो जैसे ही खत्म कर दूं, प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स वीडियो खत्म होने के बाद में प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।